तो करीब करीब 5 साल बाद भारत के सबसे हाई प्रोफाइल और कह सकते हैं सबसे ज्यादा बहस वाले मामलों में से एक आखिरकार अपने ऑफिशियल अंजाम तक पहुंच गया है। पर सवाल यह है कि क्या कहानी सच में खत्म हुई है या अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। तो देखिए हुआ ये कि एक बहुत लंबी बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सेंट्रल एजेंसी है उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दी है और इसके साथ ही इस केस पर ऑफिशियली एक तरह से कहें तो पर्दा गिर गया है। ये वो पल था जिसका मुझे लगता है बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और ये है वो फाइनल वर्डिक्ट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई का ये निर्णायक निष्कर्ष है और सच कहें तो यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि उन्हें किसी भी तरह के बाहरी हाथ या किसी साजिश का कोई भी सबूत नहीं मिला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक दुखद घटना इतने सालों तक चलने वाले एक नेशनल कंट्रोवर्सी में तब्दील कैसे हो गई। इस अंजाम तक पहुंचने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ था। आइए कहानी को एकदम शुरुआत से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जून 2020 से। तारीख थी 14 जून 2020। खबर आई कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई वाले घर में मृत पाए गए हैं। मुंबई पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच शुरू की और पोस्टमार्टम के आधार पर इसे सुसाइड का मामला माना। लेकिन ठीक 1 महीने बाद इस पूरे केस ने एक जबरदस्त मोड़ ले लिया। ऐसा क्या हुआ? सुशांत के पिता ने पटना में एक एफआईआर दर्ज करा दी और ये जो एफआईआर थी यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये इस केस में एक गेम चेंजर साबित हुई। क्यों? क्योंकि इसमें सुशांत के परिवार ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, आत्महत्या के लिए उकसाने से लेकर पैसों की हेराफेरी तक। और बस यहीं से बिहार और मुंबई पुलिस के बीच ज्यूरिसडिक्शन यानी कि किसका अधिकार क्षेत्र है, इसे लेकर एक बहुत बड़ा टकराव शुरू हो गया। और यही जो टकराव था ना, इसने पूरे मामले को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जांच कैसे लोकल पुलिस के हाथ से निकलकर देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास पहुंच गई। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही था। एक तरफ 2 राज्यों की पुलिस आपस में उलझी हुई थी, दूसरी तरफ पब्लिक का जबरदस्त प्रेशर था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश आखिर दिया क्यों? यही वो पॉइंट था जिसने इस जांच को एक नेशनल लेवल पर पहुंचा दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे कुछ बहुत ठोस वजहें बताईं। पहला, कोर्ट ने पाया कि मुंबई पुलिस जो कर रही थी वो एक लिमिटेड इंक्वायरी थी, कोई फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन नहीं। दूसरा, कोर्ट ने यह भी माना कि पटना पुलिस को फाइनेंशियल एंगल के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का पूरा अधिकार था। तीसरा, और यह बहुत जरूरी था, महाराष्ट्र और बिहार 2 राज्य सरकारों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे उसे देखते हुए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की जरूरत थी। और आखिर में पब्लिक का भरोसा बनाए रखने के लिए और जिसे कहते हैं कंप्लीट जस्टिस या पूर्ण न्याय, उसे सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच ही सबसे सही रास्ता था। और बस यहीं से ये केस सिर्फ एक जांच नहीं रह गया, ये एक तरह से विवादों के बवंडर में फंस गया। कई पैरेलल नैरेटिव्स, मतलब अलग अलग कहानियां चलने लगीं और इन्होंने सालों तक पब्लिक डिबेट को जिंदा रखा। ये मामला ना कई अलग अलग हिस्सों में बंट गया था। देखिए, एक तरफ ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही थी, तो दूसरी तरफ एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स वाले एंगल में घुस गई और इसमें कई गिरफ्तारियां भी हुईं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस केस की वजह से बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर एक देशव्यापी बहस छिड़ गई। और तो और, सुशांत की मौत से कुछ ही दिन पहले उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत ने भी न जाने कितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दे दी थी। तो इस पूरे दौरान ऐसा लग रहा था मानो 2 अलग अलग दुनिया एक साथ चल रही हों। एक तरफ थी ऑफिशियल फाइंडिंग्स। एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने साफ कह दिया कि जहर देने या गला घोटने के जो भी आरोप थे वो बेबुनियाद हैं। सीबीआई को भी पैसों की कोई हेराफेरी नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ थी पब्लिक की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया। वहां एक अलग ही कहानी चल रही थी। फाउल प्ले, गायब सीसीटीवी फुटेज, फाइनेंशियल फ्रॉड, ऐसी थ्योरीज फैल रही थी जिनका अक्सर कोई पुख्ता सबूत नहीं था। तो चलिए अब वापस आज में आते हैं। सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन उस पर जो रिएक्शंस आए हैं वो इस कहानी का आखिरी और शायद सबसे उलझा हुआ चैप्टर लिख रहे हैं। तो सीबीआई की रिपोर्ट पर परिवार का क्या रिएक्शन था? उन्होंने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उनके वकील का ये जो बयान है ये उनके स्टैंड को बिल्कुल साफ कर देता है। तो अब सिचुएशन ये है कि हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग स्टैंड हैं। एक तरफ है सीबीआई जिसका कहना है कि केस ऑफिशियली बंद है,
कोई फाउल प्ले नहीं, कोई उकसावा नहीं, कोई फाइनेंशियल क्राइम नहीं, और रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ है परिवार, जिन्होंने इस रिपोर्ट को कमजोर और अधूरा बताकर इसे कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। तो उनके इस लीगल चैलेंज का आधार क्या है? परिवार की जो मेन आपत्ति है वो ये है कि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट के सपोर्ट में कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत जमा ही नहीं किए हैं। जैसे कि उनके वकील का कहना है, न तो गवाहों के बयान दिए गए, न ही टेक्निकल और मेडिकल रिकॉर्ड्स। यहां तक कि पैसों की हेराफेरी नहीं हुई, ये साबित करने के लिए बैंक स्टेटमेंट्स तक जमा नहीं किए गए। तो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन तो बंद हो गई है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बहुत दूर तक जाएगी। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब फैक्ट्स और इमोशंस के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाए, तो क्या किसी कहानी का कोई फाइनल चैप्टर सच में हो भी सकता है? इसका जवाब तो खैर अब वक्त ही देगा।